पति रामकिशन की आंखों में धूल झोंक कर गीता पति के दोस्त नरेंद्र के साथ हसरतें पूरी करती रही। उसी दौरान ऐसा क्या हुआ कि गीता ने प्रेमी नरेंद्र के साथ मिलकर खुद अपना ही सिंदूर मिटा दिया। यह है आखिरी गुनाह और मैं हूं अमित लेकर आया हूं एक ऐसा जुर्म जो इंसानियत की सारी हदें पार कर गया। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली के गांव पचैमी की रहने वाली गीता रामकिशन की पत्नी थी। उसका विवाह रामकिशन से करीब 15 साल पहले हुआ था। उसके 6 बच्चे थे। रामकिशन का गांव के ही इतवारी और उसके 2 बेटों से जमीन को लेकर विवाद हुआ तो वह पत्नी व बच्चों के साथ बदायूं के कलौरा गांव में परिवार के साथ आकर रहने लगा। यहाँ वह एक ईंट भट्ठे पर काम करने लगा। काम करते रामकिशन की दोस्ती कलौरा गांव के ही नरेंद्र से हो गई। नरेंद्र भी उसके साथ ही काम करता था। 35 वर्षीय नरेंद्र अविवाहित था। वह अपने भाइयों में सबसे बड़ा था। उसके पास खेती की कुछ जमीन थी जिस पर वह खेती करता था। खेती करने से बचे समय में वह ईंट भट्ठे पर काम करता था। रामकिशन और नरेंद्र में दोस्ती करीब 2 साल पहले हुई थी। दोस्ती हुई तो नरेंद्र का रामकिशन के घर आना जाना शुरू हो गया। आने जाने के दौरान ही कुंवारे नरेंद्र को गीता का रूप रंग भा गया था। रामकिशन की गैर मौजूदगी में भी वह गीता का हालचाल जानने के बहाने उसके घर चला आता था। गीता उसकी खूब आवभगत करती थी। नरेंद्र मंझे हुए खिलाड़ी की तरह अपना हर कदम आगे बढ़ा रहा था। जब भी वह रामकिशन के घर जाता उसकी नजरें गीता के इर्द गिर्द ही घूमा करती थीं। वह उस पर दिलोजान से लट्टू था। 6 बच्चों की मां बनने के बाद भी गीता में आकर्षण था। उसके इकहरे बदन में मादकता का बसेरा था। नरेंद्र दोस्त की गैर मौजूदगी में गीता को कभी कभी तोहफा दे आता तो कभी रुपए देकर खुश कर देता। उसके इस आत्मीय व्यवहार से गीता उसका खूब सत्कार करती और उससे खुलकर बातें करती थी। एक दिन दोपहर को जब गीता घर में अकेली थी, अचानक नरेंद्र उसके यहाँ पहुँच गया। हमेशा की तरह गीता ने उसका स्वागत किया और चाय बनाकर दी। फिर हंसते हुए बोली, आज आपकी दोस्त से मुलाकात नहीं हो पाएगी क्योंकि वह काम से बाहर गए हैं। नरेंद्र के होंठों के कोनों पर शैतानी मुस्कान आ बैठी। कोई बात नहीं भाभी, असल में आज मैं तुमसे ही मिलने आया था। ऐसी क्या बात है कि आपको खास मुझसे मिलने की जरूरत आ पड़ी? बताओ मैं किस काम आ सकती हूँ? वह बोली। गीता का मन टटोलने के लिए नरेंद्र बोला, वक्त बेवक्त अपनों का फर्ज बनता है कि अपनों की मदद करें। तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हारे लिए कभी अपना हाथ नहीं खींचा। आज उसी मदद का प्रतिदान मांगने आया हूँ। नरेंद्र ने बढ़ाया कदम। गीता समझ नहीं पाई कि नरेंद्र कहना क्या चाहता है। वह बस इतना कह पाई, आप कहिए तो मैं आपके किस काम आ सकती हूँ? जवाब में नरेंद्र ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी बगल में बैठा लिया। फिर उसकी जांघ पर हाथ रखते हुए उसके कान में बोला, मैंने मन से तुम्हारी मदद की, अब तुम तन से मेरी मदद कर दो। कहने के साथ ही उसने हाथ गीता की कमर में डालकर उसे खुद से सटा लिया और उसे चूमते हुए बोला, सच कहता हूँ मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। तुम्हें कसम है मेरे प्यार की, इनकार मत करना। गीता स्तब्ध रह गई। उसने नरेंद्र से हटने की कोशिश करते हुए कहा, मैं तुम्हारे दोस्त की बीवी हूँ। वह तुम पर बहुत विश्वास करते हैं। यह विश्वास टूटा तो दिल टूट जाएगा। मैं तुम्हारे पति के विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। यकीन करो, हमारे बीच जो होगा उसे मैं छिपा कर रखूंगा। नरेंद्र ने कहा। गीता के होंठ एक बार फिर बुदबुदाए। कल जब यह भेद खुलेगा तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। भेद खुलेगा कैसे? मैं तुम्हें अपना समझता हूँ, अब ना मत करो। उसके बाद नरेंद्र के हाथ गीता के बदन पर रेंगने लगे। उसकी हरकतों से गीता के विवेक पर भी पर्दा पड़ गया। गीता भी सारी मान मर्यादा भूलकर नरेंद्र के साथ अनैतिक रिश्ता बना बैठी। अपने स्त्री धर्म पर दाग लगा चुकी गीता को यह सब करने का पछतावा इसीलिए अधिक नहीं हुआ क्योंकि अविवाहित नरेंद्र का साथ उसे बहुत अच्छा लगा था। औरत एक बार जब फिसलती है तो फिर फिसलन की राह पर जाने से अपने कदमों को रोक नहीं पाती। फिर नरेंद्र जैसा बहकाने वाला मर्द हो तो गीता जैसी औरतें कहाँ खुद को रोक पाती हैं।
लिहाजा गीता और नरेंद्र के संबंधों का सिलसिला चल निकला। नरेंद्र गीता को तोहफे और पैसे देकर खुश रखता तो बदले में वह भी उसे खुश रखती, लेकिन अवैध संबंध कायम रखने में चाहे कितनी सावधानी क्यों न बरती जाए, एक दिन उनकी पोल खुल ही जाती है। इन दोनों का राज भी खुल गया। दरअसल एक दिन रामकिशन अपने काम से जल्दी लौट आया। उसे कुछ अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। घर का मेन गेट खुला होने के कारण वह सीधा अंदर चला आया। उसने अंदर का जो दृश्य देखा वह जड़वत खड़ा रह गया। उसकी बीवी नरेंद्र की बाहों में झूल रही थी। यह देखते ही रामकिशन की आंखों में खून उतर आया। वह चीखा तो दोनों हड़बड़ा कर अलग हो गए। नरेंद्र तो तुरंत वहां से भाग खड़ा हुआ। गीता भला कहाँ भागती, वह अपराध बोध से नजरें झुकाए सामने खड़ी थी। रामकिशन ने लात-घूंसों से उसकी पिटाई करनी शुरू कर दी। हरामजादी, मैं तेरी सुख सुविधाओं के लिए बाहर खट रहा हूँ और तू गैरमर्द के साथ घर में गुलछर्रे उड़ा रही है। तूने एक बार मर्यादा के बारे में नहीं सोचा। कल जब तेरा कलंक गली मोहल्ले वालों को पता लगेगा तो मैं सिर उठाने लायक रह पाऊंगा। पति को गुस्से में जलता देख गीता ने त्रियाचरित्र दिखाया। मैंने बहुत विरोध किया, लेकिन तुम्हारी गैरमौजूदगी में तुम्हारा दोस्त मेरे साथ जबरदस्ती पर आमादा हो गया था। घर में मुझे अकेला पाकर उसके हौसले और भी बढ़ गए। मोहल्ले वालों की मदद इसीलिए नहीं ली क्योंकि बात गांव में फैलती तो और बदनामी हो जाती। मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मैं मजबूर थी। गीता ने चालाकी से अपने आप को बचा लिया। उस दिन के बाद से नरेंद्र काफी दिनों तक रामकिशन के सामने नहीं पड़ा और न ही उसके घर गया। लेकिन जिस्म की आग भला कहाँ चैन लेने देती है। फिर से नरेंद्र रामकिशन के घर उसकी गैर मौजूदगी में जाने लगा, लेकिन अब दोनों ही सावधानी बरतने लगे थे। 20 अगस्त 2020 की रात रामकिशन छत पर सो रहा था। गीता नीचे कमरे में सो रही थी। रात 11:15 बजे कुछ लोगों ने घर में घुसकर रामकिशन को गोली मार दी। रामकिशन की गोली से हुई हत्या की आवाज सुनकर गांव के लोग घरों से जब तक बाहर निकलते तब तक हमलावर वहां से भाग गए। गोली की आवाज सुनकर गीता कमरे से बाहर निकली और छत की तरफ देखा तो उसे अनहोनी की आशंका हुई। वह सीढ़ियां चढ़कर छत पर गई तो अपने पति रामकिशन को मृत पाया। वह रोने चिल्लाने लगी। गोली की आवाज सुनकर घर से निकले आस पड़ोस के लोगों ने रामकिशन के घर से रोने की आवाजें सुनी तो वहां पहुंच गए। छत पर खून से लथपथ रामकिशन की लाश पड़ी हुई थी। वहीं पास बैठी गीता रो रही थी। उसी दौरान किसी ने 112 नंबर पर फोन करके घटना की सूचना पुलिस को दे दी। घटनास्थल दातागंज थाने में आता था, इसलिए पुलिस कंट्रोल रूम से इसकी सूचना दातागंज थाने को दे दी गई। सूचना पाकर थाना प्रभारी अजीत कुमार सिंह अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने लाश का निरीक्षण किया। रामकिशन के सीने में गोली लगने का घाव था। छत व आसपास की लोकेशन को देखने के बाद उन्होंने गीता से पूछताछ की। गीता ने बताया कि वह नीचे कमरे में सो रही थी। गोली चलने की आवाज सुनकर बाहर आई तो यहाँ कोई नहीं था, न किसी को उसने वहां से भागते देखा। छत पर आई तो पति की लाश पड़ी मिली। किसी पर शक होने के बारे में पूछने पर उसने बताया कि वह अपने पति के साथ बरेली के फरीदपुर के पचैमी गांव में रहती थी। वहां गांव के ही इतवारी और उसके बेटों कलट्टर और अर्जुन से उसके पति का जमीनी विवाद चल रहा था। उस विवाद की वजह से ही वह पति के साथ यहां आकर रह रही थी। गीता ने आरोप लगाया कि उन तीनों ने ही उसके पति को मारा है। आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर पुलिस को ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली जो केस खोलने के काम आए। पूछताछ के बाद थाना प्रभारी अजीत कुमार सिंह ने लाश मोर्चरी भेज दी। फिर गीता को सुबह थाने आने को कहकर वापस थाने लौट गए। सुबह थाने पहुंचकर गीता ने इतवारी, कलट्टर और अर्जुन के खिलाफ भादंवी की धारा 302/34 के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया। थाना प्रभारी सिंह ने जांच शुरू की। सबसे पहले उन्होंने तीनों नामजद लोगों के बारे में पता किया। उनके फोन नंबर लेकर घटना की रात की लोकेशन की जांच की तो घटनास्थल तो क्या दूर दूर तक उनकी लोकेशन नहीं मिली। इससे थाना प्रभारी को लगा कि दुश्मनी की आड़ में कोई और ही काम को अंजाम दे गया है। थाना प्रभारी अजीत सिंह की सोच यह थी कि गांव के या आसपास के ही किसी परिचित ने इस घटना को अंजाम दिया होगा।
इसलिए थाना प्रभारी सिंह ने रामकिशन के दोस्तों और उसके घर आने जाने वाले लोगों के बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि गांव के नरेंद्र नाम के युवक से रामकिशन की अच्छी दोस्ती थी। वह दिन में उसके घर के कई चक्कर लगाता था। 26 अगस्त को नरेंद्र को शक के आधार पर हिरासत में ले लिया। जब उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए हत्या में साथ देने वालों के नाम भी बता दिए। हत्या में उसका साथ मृतक की पत्नी गीता, नरेंद्र के सगे भाई मुकेश, मौसेरे भाई रिंकू, दोस्त रामनिवास और मुकेश ने दिया था। पुलिस ने उसी दिन गीता और रामनिवास व मुकेश को गिरफ्तार कर लिया। उन सभी से पूछताछ करने पर पता चला कि गीता और नरेंद्र रामकिशन की गैर मौजूदगी में सावधानी से मिल तो रहे थे, लेकिन कई बार पकड़े जाने से बाल बाल बचे थे। अब पकड़े जाने पर उन्हें रामकिशन की ओर से कोई खतरनाक कदम उठाए जाने का भी अंदेशा था। वैसे भी जब से रामकिशन ने गीता को नरेंद्र के साथ आपत्तिजनक अवस्था में देखा था, तब से वह वक्त बेवक्त घर आ धमकता था। उसके घर आने का खौफ दोनों के दिमाग पर हावी रहने लगा। ऐसे में वे दोनों ठीक से मिल भी नहीं पाते थे। इसलिए रामकिशन नाम के खौफ को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से मिटाने का उन दोनों ने फैसला कर लिया। रामकिशन की हत्या में साथ देने के लिए नरेंद्र ने अपने सगे भाई मुकेश, मौसरे भाई रिंकू, दोस्त रामनिवास निवासी गांव मलौथी थाना दातागंज और दोस्त मुकेश निवासी गांव छेदापट्टी जिला शाहजहांपुर को तैयार कर लिया। सबके साथ मिलकर नरेंद्र ने हत्या की योजना बनाई। योजना बनाकर गीता को नरेंद्र ने पूरी योजना के बारे में बता दिया। 20 अगस्त की रात जब रामकिशन छत पर सो रहा था, गीता नीचे कमरे में जागी हुई उसका इंतजार कर रही थी। रात 11:15 बजे नरेंद्र अपने साथियों के साथ रामकिशन के घर पहुंच गया और गीता द्वारा रामकिशन के छत पर सोने की बात बताने पर सभी छत पर पहुंच गए और सोते हुए रामकिशन के सीने पर गोली मार दी। गोली लगते ही रामकिशन ने दम तोड़ दिया। इससे पहले कि कोई वहां आए, वे लोग वहां से फरार हो गए। गीता योजना के अनुसार कुछ देर बाद छत पर जाकर रोने चिल्लाने लगी। वे हत्या करने की अपनी योजना में तो सफल हो गए, लेकिन अपने आप को बचाने में सफल नहीं हो पाए और पकड़े गए। थाना प्रभारी अजीत कुमार सिंह ने मुकदमे में धारा 120 और बढ़ा दी। अभियुक्तों की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त तमंचे के साथ एक और तमंचा बरामद कर लिया। कागजी खानापूर्ति करने के बाद चारों अभियुक्तों गीता, नरेंद्र, रामनिवास और मुकेश को सक्षम न्यायालय में पेश करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। कथा लिखे जाने तक नरेंद्र का भाई मुकेश और मौसेरा भाई रिंकू फरार थे। पुलिस सरगर्मी से उनकी तलाश कर रही थी।